कभी पत्थर के हथियारों का उपयोग करने वाला मानव आज परमाणु बम जैसे विनाशक हथियारों का उपयोग करने लगा है। कभी खुद के लिए हथियारों का उपयोग होता था, लेकिन आज इस धरती को मिटाने के लिए मनुष्य ने ऐसे ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं कि जिनका उपयोग अगर किया जाए तो इस धरती पर मानव सभ्यता के साथ साथ ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमें कि इतने घातक हथियार बनाने पड़े? इस वीडियो में आज प्राचीन हथियारों से लेकर आधुनिक हथियारों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। इसके साथ इन हथियारों की खोज कैसे हुई ये भी जानेंगे। साथ ही इस धरती के सबसे विनाशकारी हथियार के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, आदिमानव के पहले इस पृथ्वी पर हर जीव के पास अपना खुद का हथियार होता था, जो कि प्राकृतिक था। जैसे उस जीव का नाखून और दांत, जिसका उपयोग वो अपने भोजन के लिए करता था। आदिमानव के आगमन के कुछ समय बाद पत्थरों के हथियारों का उपयोग हुआ, जिसमें पहले पत्थरों को फेंक कर इस्तेमाल होता था। समय के साथ इन पत्थरों को एक धारदार हथियारों में तब्दील किया गया। अब इन्हें आज के जमाने के खंजर, तीर और कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल होने लगा था। समय बीतता गया और खोज हुई तांबे की। ये कांस्य युग की खोज के समय के हथियार थे, जो पत्थरों के बने हथियारों से मेल खाते थे। इस युग में तांबे के बने हथियार जैसे कुल्हाड़ी, तलवार, कटार, हारपून मुख्यतः थे। ये हथियार आकार में छोटे होते थे, क्योंकि तांबे के मुलायम होने के कारण इनसे बड़े हथियार नहीं बनाए जा सकते थे। इनका उपयोग वो लोग मुख्यतः शिकार करने में करते थे। फिलहाल वो किस चीज का शिकार करते थे, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। हालांकि इस युग से संबंधित एक लोहे का कवच कोरिया के सिल्ला राज्य में पाया गया, जो कि कोरियाई संग्रहालय में रखा गया है। कुछ लोगों का मानना था कि ये हथियार कांस्य युग के हैं, जबकि अन्य का कहना है कि इस युग के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। समय बीतता गया और वो युग आ गया जहां मानव अपने मन मुताबिक हथियार बनाने में सक्षम हुआ, जिसे आज लौह युग के नाम से जानते हैं। इस युग में लोहे की खोज हुई और लोहे से बने नए हथियारों की भी। इस युग के हथियार मुख्यतः कांस्य युग के हथियारों से मेल खाते थे। बस फर्क इतना था कि इस युग के हथियार साइज में बड़े होते थे। कहा जाता है कि इस युग में मनुष्य लोहे से बने कवच का निर्माण कर लिया था। लौह युग मुख्यतः 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व का माना जाता है। 482 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया। ये एक ऐसा हथियार था जो पत्थर और लोहे के बने गोले को दूर शत्रु पर फेंकता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप बाहुबली फिल्म में उपयोग किया गया ये औजार के रूप में देख सकते हैं। इसी समय रथ मूसल नामक हथियार का भी आविष्कार हुआ था, जिसमें एक रथ होता था और उसके आगे एक पंखे के समान लगा लोहे के ब्लेड होते थे, जो दुश्मनों को काटते जाते थे। हालांकि इस समय भी बारूद का आविष्कार नहीं हुआ था। समय बीतता गया और फिर उस चीज का आविष्कार हुआ जिसका उपयोग आज बहुत ही अधिक हो रहा है। 9वीं सदी की एक घटना है। चीन के एक प्रांत में कुछ सैनिक पीले रंग की एक मिट्टी एक टोकरी में भरकर शाही बगीचे में लेकर आए और एक जगह पर डाल दिया। संयोग से वहां पहले से कुछ कोयले के कण भी बिखरे थे। अगले दिन तेज धूप निकलने पर उस स्थान पर जोर का धमाका हुआ और तमाम पौधे जलकर राख हो गए। वास्तव में वह पीली मिट्टी गंधक थी, जिसमें कुछ मात्रा शोरा की भी थी। लेकिन 13वीं सदी तक बारूद में छुपी क्षमताओं के प्रति चीनियों का ध्यान नहीं गया था। इस दिशा में यूरोपियन ने दिमाग चलाया। यूरोप के इतिहासकारों का मानना है कि वास्तव में बारूद की खोज रोजर बेकन नामक रसायनविद ने की थी। शुरुआत में बारूद का उपयोग जानवरों को डराने धमकाने के लिए ही किया जाता था, लेकिन जैसे ही युद्धों में बारूद के महत्व के बारे में जाना गया, तो इस पाउडर नुमा पदार्थ ने उसके बाद फिर पीछे नहीं देखा। 14वीं सदी का अंत आते आते युद्ध के मैदानों में बारूद का इस्तेमाल किया जाने लगा था। भारत में मुगलों ने सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किया, जिसमें गोले बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल हुआ। 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक बारूद से लेकर छोटे बड़े गन और राइफल का निर्माण हुआ, जिसको मुख्यतः जर्मन, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा बनाया गया। समय बीतता गया और 18वीं सदी में एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कर विस्फोट के रास्ते आसान कर दिए। डायनामाइट को गन पाउडर कहलाने वाली बारूद से कहीं अधिक विस्फोटक पाया गया।
18वीं सदी में पोटेशियम क्लोरेट की खोज के बाद बारूद आतिशबाजी का साधन बन गया। ये सच है कि बारूद और डायनामाइट का उपयोग मनुष्यों के आतिशबाजियों एवं मन बहलाव के लिए किया गया था, लेकिन दुख की बात यह है कि आज इनका इस्तेमाल विनाशक और विध्वंसक चीजों के लिए अधिक किया जाने लगा है। 18वीं सदी में हर तरह के गोले बारूद, राइफल और गन का निर्माण हो चुका था, लेकिन इन सब चीजों से मनुष्य को उस चीज की तलाश थी जो भविष्य में चलकर मनुष्यों और धरती के लिए महाविनाशक होने वाली थी। ये है यूरेनियम, जिसकी खोज 1789 में ही कर ली गई थी, जिसके खोजकर्ता जर्मन वैज्ञानिक मार्टिन क्लाप्रोथ थे। आगे चलकर यही धातु विनाशक का रूप लेने वाला था, क्योंकि उस समय इसके पावर सोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी। साल 1896 परमाणु बम की नींव उस समय पड़ी जब फ्रांस के एक रसायनविद वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी के बारे में जाना। ये रेडियो एक्टिविटी वो चीज है जो यूरेनियम से अल्फा और बीटा पार्टिकल बाहर निकलते हैं। ये एक प्रकार का एनर्जी है जो बाहर की तरफ निकलती है। आमतौर पर लोगों को लगता था कि दुनिया की हर चीज जिसमें एनर्जी है वो परमाणु से बनी हुई है, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु का एक स्ट्रक्चर तैयार किया और दुनिया को बताया कि परमाणु भी छोटे छोटे अणु, जिसे अल्फा या बीटा कहते हैं, उससे मिलकर बना हुआ है। साल 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। समय बीतता गया और साल 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर डाली। हालांकि इससे पहले ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज इनके ही शिक्षकों द्वारा कर ली गई थी। इस पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस समय अलग अलग खोज कर चुके थे। इन सब का इस एनर्जी के पीछे का मकसद था कि इनके बारे में पता करके इनको मानव के लिए उपयोगी बनाया जाए, क्योंकि उस समय किसी भी वैज्ञानिक की मंशा ऐसे हथियार बनाने के लिए नहीं थी जो मानव के पतन का कारण बने। वो लोग इस समय न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, जिसमें वो सफल भी हुए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इस न्यूक्लियर एनर्जी को मानव के विनाश का पहिया बनाना पड़ा। मेरे कहने का मतलब परमाणु बम से है। ये बात है 1933 की, जब हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया। इसके सत्ता में आने पर ही जर्मन के यहूदी लोगों पर इसका अत्याचार बढ़ने लगा, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। जर्मनी में जब हिटलर का अत्याचार बढ़ गया तो यहूदी लोग इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने लगे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और इटली, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन, हैंस बेथे, एडवर्ड टेलर, लिस मीटनर, एनरिको फर्मी जैसे और कई वैज्ञानिक शामिल हैं। इस समय जर्मन के वैज्ञानिक, जो कि लियो जिलार्ड थे, ये परमाणु पर काम कर रहे थे। हिटलर के आने के बाद वो भी इस देश को छोड़कर ब्रिटेन चले गए, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। इनके मन में ख्याल आया कि क्यों न यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन का हमला किया जाए, देखते हैं इसका नतीजा क्या होगा। ये विचार इनके मन में चल ही रहा था कि इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का प्रहार कर दिया। इसमें उन्होंने देखा कि न्यूट्रॉन का प्रहार पड़ने पर यूरेनियम आग के एक बड़े से गोले में तब्दील हो जा रहा था। उन्होंने सोचा क्यों न इससे एक बम बनाया जाए। इनके मन में ये सवाल चल ही रहा था कि उसी समय मुसोलिनी इटली की सत्ता में आ जाता है। मुसोलिनी हिटलर का ही करीबी था, जो इटली में भी यहूदी लोगों पर अत्याचार करने लगा। एनरिको फर्मी, जिनकी पत्नी यहूदी थी, उनको बचाने के चक्कर में फर्मी ने इटली को छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। साल 1938 तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में बहुत कुछ सीख गए थे। वो जान चुके थे कि यूरेनियम के परमाणुओं पर न्यूट्रॉन की बमबारी से किस तरह ये अणुओं में टूटकर एक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसमें देखा गया कि यदि परमाणु पर न्यूट्रॉन से हमला किया जाए तो वो परमाणु और छोटे छोटे परमाणुओं में तब्दील हो जाता है, और ये तब तक चलता है जब तक परमाणु नाश होकर एक ऊर्जा का रूप नहीं ले लेती है। इस प्रयोग से परमाणु बम बनाने का सपना अब दूर नहीं था, क्योंकि उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो गुड सूत्र बताया था कि परमाणु के विखंडन पर ऊर्जा निकलती है, वो सच होता नजर आ रहा था। 1939 में पता चलता है कि जर्मनी परमाणु बम बनाने वाला है। ये देखकर सारे देश डर गए थे,
क्योंकि उस समय हिटलर का शासन था जर्मनी पर। उन्हें पता था कि यदि जर्मनी परमाणु बम बना लेता है तो ये हिटलर पता नहीं क्या कर बैठेगा। हिटलर और मुसोलिनी के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हटके है। ये बात जब अमेरिका को पता चला कि जर्मनी परमाणु बम बनाने वाला है तो अमेरिका की पहले परमाणु में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस समय हो गई थी। इसके पहले कुछ वैज्ञानिक आइंस्टीन के साथ मिलकर अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखे थे कि आप जल्द से जल्द यूरेनियम का भंडारण करवाओ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अमेरिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि 1940 में जब हिटलर यूरोपियन देशों पर कब्जा करके आगे बढ़ रहा था और उधर जापान भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो अमेरिका को इस बात का टेंशन होने लगा कहीं मामला उल्टा न पड़ जाए। इसीलिए उसने परमाणु प्रोजेक्ट को अहमियत दिया। लेकिन अब जरूरत थी यूरेनियम की, जिसकी खोज करना बहुत दुर्लभ कार्य था। इसी बीच जापान ने अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर हमला कर देता है, जिससे अमेरिका तिलमिला जाता है और परमाणु बम को किसी भी हालत में सारे देशों से पहले बनाना चाहता है। कुछ समय बाद वो दिन आ गया जब इस धरती का सबसे खतरनाक विनाशक अपने बनने के कगार पर खड़ा था। लगभग 15 वैज्ञानिक जो बहुत ही सीनियर थे इसमें शामिल थे, और करीब 1 लाख काम करने वाले लोग भी। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर इसके अध्यक्ष थे। इनको परमाणु में बहुत ही दिलचस्पी थी और इस प्रोजेक्ट पर कई साल काम भी कर चुके थे। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। साल 1942 में अमेरिका में 3 तरह के परमाणु बम बनाने के लिए काम शुरू हुआ, जिसमें पहला परमाणु का नाम लिटिल बॉय, दूसरे का नाम थिन मैन और तीसरे परमाणु का नाम फैट मैन रखा गया। साल 1945 में परमाणु बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें से कुछ वैज्ञानिक चाहते हैं कि जापान के हमले का बदला परमाणु बम गिराकर लिया जाए, लेकिन इसकी टेस्टिंग अभी नहीं हुई थी। ओपेनहाइमर को शक था कि जिस परमाणु बम को हम लोगों ने बनाया था वो परमाणु बम ही बना है या कुछ और। समय के साथ वो वक्त भी आ गया। साल 1945 तारीख 16 जुलाई को अल्मोगार्डो के रेगिस्तान में विश्व के पहले परमाणु का सफल परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो इसके मशरूम टाइप के बादल लगभग आसमान में 35,000 की फीट तक फैल गए थे। जहां पर वैज्ञानिक खड़े होकर इसका परीक्षण देख रहे थे, उनके सामने इसके धमाके के बाद इतनी तेज रोशनी हुई कि वो कुछ पल के लिए अंधे तक हो गए थे। सफल परीक्षण और परमाणु के विस्फोट की ताकत को देख ओपेनहाइमर के मुख से गीता के ये श्लोक निकल पड़ा जो इस तरह था: अब मैं सभी लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं, दुनिया का विनाशक। ये शब्द ओपेनहाइमर के मुख से निकलता है। परीक्षण वाली जगह से आने के बाद जब ओपेनहाइमर गाड़ी से उतरे तो उनकी चाल में ऐसी अकड़ थी कि मानो वह दुनिया जीत कर आ रहे हों। शायद उन्होंने दुनिया को जीत भी लिया था अपने विनाशकारी हथियार की ताकत से। यह भी दिलचस्प संयोग था कि जिस हिटलर के खौफ से यह बम बना, उसने परीक्षण से करीब 2.5 महीने पहले खुदकुशी की और जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए थे। लेकिन एशिया में युद्ध जारी था, क्योंकि जापान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जापान से सरेंडर कराने के लिए अमेरिका ने उसके 2 प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए, जिसमें हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन बम को गिराया था। इसमें लाखों लोग मारे गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस नरसंहार से ओपेनहाइमर को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस तबाही का जिम्मेदार खुद को माना। ओपेनहाइमर ने कहा कि परमाणु हथियार आतंक और विनाश के साधन हैं। हथियार बनाने को तो उन्होंने शैतान का काम तक कह दिया। अक्टूबर 1945 में ओपेनहाइमर की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के साथ मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने ट्रूमैन से कहा, मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से सने हैं। ट्रूमैन ने उनसे कहा, खून तो असल में मेरे हाथों पर लगा है। बम गिराने का आदेश तो मैंने ही दिया था, इसलिए आप खुद को दोषी मत मानिए और मुझे ही इसकी चिंता करने दीजिए। लेकिन बात यही नहीं रुकती। मनुष्य ने सबसे विनाशक बम, जो कि फैटमैन था, वो इसको भी पीछे छोड़कर ऐसे बम का निर्माण करना चाह रही थी जो एक ही झटके में लाखों की आबादी को राख कर सके। इसमें उनको सफलता भी मिली।
साल 1961 तारीख 30 अक्टूबर रूस द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया। इसे टी-4 बम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए बम से 3300 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये इस धरती का अब तक का सबसे पावरफुल हथियार है। फिर भी मानव की खोज अब तक खत्म नहीं हुई। आज भी उसके प्रयोग जारी है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।